Okay, now in today's class, we'll be discussing here the physiology of the transport of, or you say, transport of the fluid between various compartments of the body, between various fluid compartments, how the water or the fluid shifts from one compartment to the other compartment. Because you know that it's not just the fluid, but maybe electrolytes also. What do you say fluid? Fluid shifting from one compartment to the other compartment means which compartments where the fluid is located in your body. You know that already in a 60 kg standard weight human being, 3/4, or you say 2/3 will be just the body weight will be just the water. Means in a 60 kg person, you say 66% will be just water. Now in this water, you see that where this water will be present here, it is present in 3 different compartments. Basically 2, you can say intracellular fluid, extracellular fluid. 2 compartment तो आपको सीधे सीधे समझ में आ गए. Why these 2 fluids have been separated here? Who separate, what is the component that separates these 2 compartments into the cell membrane? भाई इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड से जुदा करने वाला कौन होगा? इट इज द सेल मेम्ब्रेन. वो सेल मेम्ब्रेन उसको जुदा कर रही है. एंड नाउ द 2 fluids cannot mix until certain forces will force them to actually come from either outside to in or from inside to out. कोई फोर्सेस होंगे ऐसे जो इनको थोड़ा बहुत अलाउ करेंगे. अलाउ क्या करेंगे? एक तरह से कुछ चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से फ्लूइड जो होगा शिफ्ट होगा. इसको हम कहते हैं द ट्रांसपोर्ट, और यू से द शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड, और द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर, और फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर. वाटर ऐसे पास नहीं हो सकता. वाटर है ये, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर. ये आपने समझा होगा, सुना भी होगा. इट्स द लिपिड बाय लेयर बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ द फास्फोलिपिड. वो लिपिड है और लिपिड से वाटर पास नहीं हो सकता. आपने देखा होगा, आप अगर नॉर्मली आप देखें कि अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना खाने के साथ अगर आपके हाथ ऑयली हो जाएं, जो हो जाते हैं, और हम हाथ साफ करने के लिए जब टैप के नीचे जाते हैं और उसको साफ करते हैं तो वो ऑयल हमारे हाथ से नहीं साफ होता. वजह क्या होता है? क्योंकि वो लिपिड होता है और लिपिड वाटर को रिपेल करता है. वो वाटर को अंदर आने नहीं देगा तो उतरेगा नहीं. इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें डिटर्जेंट की ज़रूरत होती है. और डिटर्जेंट का मकसद है कि फिर हम डिटर्जेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फिर साबुन. तो साबुन डिटर्जेंट है, वो उस फेट को वहाँ से उतार देगा. फेट को यानी वाटर को एक सा झाग बना देगा जिसमें वो जो फेट है वो वहाँ से उतर आएगी. ये जो आप लिपिड्स खाते हैं ना, जो आप चर्बी खाते हैं, मकसद है जैसे गोश्त में है, हर चीज़ में चर्बी है, तो जो लिपिड है, गोश्त है, दूध है, जिसमें भी आप लिपिड है, वो लिपिड जो आप यहाँ से इंजेस्ट करते हो, दैट कम्स इन द इंटेस्टीन, और उसको फिर डाइजेस्ट भी होना होता है. बट द डाइजेशन इज डन हियर बाय द लाइपेज एंजाइम. ये स्टार्ट माउथ से हो जाता है, सेलिवरी लाइपेज, थोड़ा सा ही सही, लेकिन असल जो डाइजेशन होती है वो ड्यूडिनम में होती है. बिकॉज द मेजर लाइपेज इज कमिंग फ्रॉम योर पेंक्रियास. वो पेंक्रियास से आता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज. वो लाइपेज डाइजेस्ट करेगा किसको? लिपिड को. और डाइजेस्ट करेगा कौन? एंजाइम. लेकिन एंजाइम जो है वो तो वाटर सॉल्युबल है, और उधर किसको डाइजेस्ट करने आ रहा है? लिपिड को. तो उसको तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. वाटर सॉल्युबल एंजाइम या वाटर सॉल्युबल जूसेस वो आके क्या फेट को डाइजेस्ट कर पाएंगी क्या? पानी चर्बी में डाल देंगे तो चर्बी को हटा सकता है क्या? तो जो आप चर्बी आपने खाई है उसको वाटर सॉल्युबल एंजाइम उसको कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? फिर आपको डिटर्जेंट चाहिए, फिर साबुन चाहिए. और यहाँ हम साबुन तो नहीं ना खाएंगे, दूध को साबुन के साथ खाएंगे क्या? नेचर ने अंदर एक साबुन दिया हुआ है, एक डिटर्जेंट दिया हुआ है. उस डिटर्जेंट का नाम है बाइल साल्ट्स. क्या नाम है इसका? बाइल साल्ट. वो बाइल साल्ट्स नेचर ने दिए हैं. और बाइल साल्ट्स आते हैं कहाँ से? लिवर से. और लिवर से ड्यूडिनम तक पहुंचने का रास्ता है बाइल डक्ट.
तो क्या कहते हो, पेंक्रियाटिक डक्ट सिर्फ आती है कि साथ में बाइल डक्ट भी आती है? इसलिए ड्यूडिनम में दो नहीं एक सुराख होता है, ये बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट बाहर ही मिलकर एक सिंगल बन जाती है, क्योंकि उसको पता है कि पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर मौजूद लाइपेज एक्शन कर ही नहीं सकती जब तक उसके साथ मौजूद ना हो बाइल साल्ट्स, और बाइल साल्ट्स लिवर से आएंगे किससे? बाइल डक्ट से। और फिर बाइल डक्ट्स में कुदरत ने लिवर के कुछ और भी गंदगियां, बहुत सारी चीज़ें और भी डाली हुई हैं, लेकिन तुम्हारे काम की चीज़ भी डाली हुई है उसमें, उसका नाम है बाइल साल्ट्स। वो बाइल साल्ट्स जब आ जाएंगे तो वो साबुन जैसा किरदार अदा करेंगे, और वो फिर जो लाइपेज आ जाएगी वो इनके साथ मिलके अब डाइजेस्ट कर देगी हमारे लिपिड्स को, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मकसद है कि लाइपेज आपके पास कितनी भी हो, अगर बाइल साल्ट्स नहीं हुए अगर, तो लिपिड डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी लिवर के अंदर कोई डिजीज हो जाती है तो आपने देखा होगा कि लिपिड डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि पेंक्रियास से लाइपेज आ रहा होता है लेकिन बाइल साल्ट्स मौजूद नहीं होते। और फिर हमें पता चलता है कि जो फेट हम खा रहे हैं वो फेट डाइजेस्ट नहीं होता है, वो स्टूल से पास हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं स्टीटोरिया। क्या होता है? स्टीटोरिया। हम कहते हैं बाइल साल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई कहीं ना कहीं बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो फिर सिर्फ क्या बाइल साल्ट्स नहीं आएंगे कि बिलिरुबिन भी एक्सक्रीट नहीं होगी, तो बिलिरुबिन पीछे ब्लड में रह जाएगी, बोलेंगे जांडिस हो गया। तो जांडिस जिन लोगों को हो जाता है मोस्टली उनको स्टीटोरिया भी होती है, यानी उनकी फैट डाइजेस्ट नहीं होती, और साथ में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन, उसकी लेवल जो है उसके सीरम में बढ़ती जाती है, प्लाज्मा में, और फिर येलोनेस आ जाती है फेस पर भी, स्क्लेरा पे भी। वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट येलो आपको नजर आएगा, तो हम बोलेंगे कि इसको जांडिस हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली किस वजह से? मोस्ट प्रोबेबली लिवर की डैमेज की वजह से, या फिर बाइल डक्ट कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो ये एक कंपार्टमेंट मैंने बताया, वो है क्या? इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट। तो आप देखें पहला कंपार्टमेंट है जिसमें आपका फ्लूइड भरा हुआ है, वो है क्या? सेल्स। तो यहां मौजूद है क्या? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये आपको पता है कि जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है, इट इज रिच इन पोटेशियम, इट इज रिच इन फॉस्फेट्स, इट इज रिच इन प्रोटीन्स। आपको पता है अंदर सेल के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसके रिच इन दीज थिंग्स ना किसके अंदर मौजूद है? आईसीएफ के अंदर। फ्लूइड जो ईसीएफ में है, यानी इसके बाहर जो फ्लूइड है इस वक्त, उसको हम कहेंगे क्या? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये ईसीएफ है, दिस इज ईसीएफ। आईसीएफ जितना भी आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये अगर आप टोटल अपना फ्लूइड मिला के कोई 40 kg अगर फ्लूइड समझें, अगर आप 60 kg के हैं तो टोटल मिला के 40 लीटर अगर आपका फ्लूइड है आपका बॉडी के अंदर, तो इस 40 में तकरीबन यूं समझ लो कि तकरीबन 30 तो ये हो जाएगा, 30 लीटर तो सिर्फ सेल्स हो जाएंगे। हजारों बिलियन जो सेल्स आपके बॉडी में मौजूद हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो वाटर मौजूद है, ये असल फ्लूइड का जो बड़ा पोर्शन है वो ये है, दैट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड दैट इज रिच इन पोटेशियम एंड अदर थिंग्स एंड फॉस्फेट्स एटसेट्रा। लेकिन जो बाहर है, बाकी 40 में से बाकी बाहर कितना? 10। उस 10 में जो बाहर है, ये ईसीएफ जिसको हम ये दूसरा कंपार्टमेंट कह रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट हो गए। ये जो बाहर कंपार्टमेंट है जो ईसीएफ है, फिर इसमें फिर दो हैं, दोनों को मिला के कहेंगे ईसीएफ। और जो ईसीएफ में फ्लूइड होगा, दैट विल बी इन कंट्रास्ट टू द आईसीएफ, इट विल बी कंटेनिंग ए लॉट ऑफ सोडियम, लॉट ऑफ क्लोराइड्स, एंड इट विल बी आल्सो कंटेनिंग ए लॉट ऑफ कैल्शियम आल्सो। ये इसके अंदर मौजूद होगा। वेरी लिटिल प्रोटीन इसमें कम होगा, ये हमेशा याद रखना, प्रोटीन कम होगा उसके अंदर। किसमें? ईसीएफ में। लेकिन ईसीएफ इज अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। दोनों ईसीएफ हैं, दोनों की कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ही, लेकिन बहरहाल दोनों ईसीएफ हैं। बट दिस कंपार्टमेंट विल बी एक्चुअली, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ईसीएफ हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके बीचों बीच इसके बीच में यहाँ ब्लड वेसल्स रन कर रही होती है, वो टिश्यू लेवल तक ब्लड वेसल्स आते आते क्या बन जाती हैं? कैपिलरीज। तो यहाँ से ये कैपिलरीज ट्रेवल कर रही हैं।
ब्लड कैपिलरीज। ये सिर्फ ब्लड कैपिलरीज ही नहीं है, यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल्स भी मौजूद हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि हमारे बॉडी में सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम पर वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज और आर्टीरियोल्स ही नहीं होते हैं, पैरेलल एक और सिस्टम भी चल रहा है, समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा है ना, हर दुनिया के हर मुल्क में आप देखेंगे कि एक रेगुलर इकोनॉमी चल रही होती है, उसके साथ एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही होती है। लोग बैंकों के जरिए भी फॉरेन एक्सचेंज मंगवा रहे होते हैं, लेकिन साथ में हुंडी का कारोबार भी चल रहा होता है। उधर ही आप देखें कि पोर्ट पर से, कस्टम से ड्यूटी देके आप चीज़ों को मंगवा भी रहे होते हैं, लेकिन साथ में पठान स्मगलिंग भी कर रहा होता है। ये पठानों के साथ माजरत के साथ, क्योंकि वो बॉर्डरों पे वो रहते हैं ना, इसलिए क्योंकि उनको है, अगर हम बॉर्डर पे रहते हम भी कर लेते, मतलब थोड़ी बहुत स्मगलिंग। और कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा कि जितना ऑयल हम मंगवा रहे हैं रेगुलर बेसिस में, तकरीबन उतना ही ऑयल जो है वो ईरान के बॉर्डर से स्मगलिंग में आ जाता है। और वहाँ ऑलमोस्ट अलाउ है, अलाउ कर, मकसद है कि लिटरली अलाउ कर दिया है, क्योंकि वहाँ जो बॉर्डर के साथ जो गांव हैं, वहाँ बहुत सारे लोग जो रहते हैं, लाखों, उनको कोई कारोबार का कोई मौका ही नहीं है उनको, तो कहते हैं यार थोड़ा बहुत स्मगल कर लिया करो। स्टेट अलाउ कर देती है, और उसका फ़ायदा लेते हुए इतनी स्मगलिंग हो रही है कि आपके आसपास तकरीबन आधे से ज़्यादा जो पेट्रोल बिक रहा है वो ईरानी पेट्रोल। तो उसका मकसद ये है कि अब उस ईरानी पेट्रोल से स्टेट को, रियासत को कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको देखा देखी इतनी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है कि यहाँ तो तकरीबन हर जगह पर ये ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। और ईरानी पेट्रोल जो बॉर्डर पे, वो किसी ने मुझे बताया 30 रुपये में लीटर मिलता है, यहाँ आते आते 250 रुपये में पेट्रोल पंप पे। तो इसका मकसद है कि वो जो स्मगल करते हैं वो स्टेट से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही होती है। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर भी कुदरत ने क्या रखा है, ये वेस्कुलर सिस्टम ये नहीं रखा सिर्फ, साथ में बहुत थिन सी कैपिलरीज का सिस्टम भी यहाँ पे, ये बहुत थिन सा ये भी सिस्टम रखा है। कौन सा है ये सिस्टम? ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये साथ साथ वो भी इस जगह पे रन कर रहा है। कहाँ? सेल के अंदर के बाहर, बाहर। तो उसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, लिम्फ वगैरह जिसको हम कहते हैं, अब ये ब्लड नहीं है, ये है क्या? ये लिम्फ है। तो लिम्फ भी तो फ्लूइड है ना, ये भी तो ECF ही होगा ना यकीनन, सेल के अंदर तो नहीं ना है। तो इसका मकसद ये हो गया कि इस वक्त यहाँ पर लिम्फ को चले भूल भी जाएं, तो इस वक्त यहाँ पर ECF के नाम पर 2 जगहों पर फ्लूइड मौजूद है। एक फ्लूइड मौजूद है जो इन कैपिलरीज के अंदर है, और कैपिलरीज के अंदर क्या होगा? ब्लड जाहिर है। और ब्लड के अंदर का फ्लूइड क्या होगा? अभी किसी ने बोला प्लाज्मा। इसका मकसद है कि वन इज प्लाज्मा, एक तो फ्लूइड जो है प्लाज्मा है, जो खुद क्या है? जाहिर है ECF है, सेल के बाहर है तो ECF ही है, लेकिन सेल के बाहर है, लेकिन सेल के बाहर तो ये भी है, ये जो मैं अभी ब्लू कलर का दिखा रहा हूं, लेकिन ये वेसल में नहीं है, ये सेलों के बीच में है। वो जो सेलों के बीच का कंपार्टमेंट, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियम, और जिसको हम अभी बोल रहे हैं ये है मेरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये भी क्या है? तो ECF विल बी एक्चुअली 2 कंपार्टमेंट्स। अब ये जो ECF है, जिसको हम इस वक्त क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा, जो यहां मौजूद है किसमें? वेसल्स के अंदर। तो हम इस ECF को या प्लाज्मा को कह सकते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है जिसके अंदर ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मौजूद है, IV, और यहां पर है IF, IV प्लस कर दो तो ये ECF। तो ये, और यहां पर हमने देखा कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में मौजूद प्लाज्मा है ECF, तो सोडियम ज़्यादा, क्लोराइड ज़्यादा, और उसके अंदर यकीनन वाटर भी मौजूद है, और क्लोराइड्स हो, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, कैल्शियम वगैरह। और उसके बाद जो ECF यहाँ पर इंटरस्टिशियल, उसमें भी, अब दोनों में ज़ाहिर थोड़ा सा फ़र्क तो होगा कि तभी तो इनको जुदा किया है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आप देखेंगे और यहाँ देखेंगे, तो प्लाज्मा में देखेंगे तो वहाँ प्रोटीन्स ज़्यादा होंगी, इंटरस्टिशियल में प्रोटीन्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि इंटरस्टिशियल में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। इंटरस्टिशियल तो नेचर ने क्यों दिया इंटरस्टिशियल? इसलिए ताकि इस वक्त जो इंटरेक्शन होगा वो
ब्लड और सेल के बीच में होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रही है ये सारी गैसेस की, न्यूट्रिएंट्स की, जो हमने यहाँ खाया, जो एब्जॉर्ब हुआ वो किस में आएगा? ब्लड में। वो तो ब्लड में आएगा। और वो पहुंचाना किधर है? क्या इधर रोड में फैला देंगे कि सेल में पहुंचाना है? तो असल इंटरेक्शन किसके बीच में है? सेल और वेसल्स के बीच में। तो ये बीच में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों बिठाया? अब देखें, आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, कंसल्टेशन आपकी डॉक्टर के साथ है, इंटरेक्शन तो एक्चुअली पेशेंट एंड डॉक्टर है, लेकिन बीच में उसका असिस्टेंट बैठा है। दैट मीन्स आपका आना, पहले आप असिस्टेंट के साथ बात करेंगे, कंसल्टेशन के लिए वो टाइम देगा, टाइम डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर फिर आपको बुलवाएगा, फिर ये होगा, उसके बाद बाहर निकलेंगे, फर्दर फिर आप इंटरस्टिशियल में आएंगे और उसके बाद बाहर चले जाएंगे। इसका मकसद ये हुआ कि बीच में एक बंदा है। तो इंटरस्टिशियम का मेन काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर, यानी प्लाज्मा को किसके साथ? इंटरसेल्युलर फ्लूइड के साथ। तो ये पहले वहां आएगा। डॉक्टर जो है वो रोड से, जब कोई टीचर जो होगा वो रोड से निकल के सीधा क्लास में नहीं आएगा, पहले यहाँ कॉरिडोर वगैरह, तो बीच में इंटरस्टिशियम मौजूद है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ये इंट्रावेस्कुलर है, उसके बाद मैं उतरूंगा तो कॉलेज के कॉरिडोर यहाँ से गुजरूंगा, ये इंटरस्टिशियम है, फिर आगे अंदर आ गया ये सेल है। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो जहां पर ये है प्लाज्मा, ये इंटरस्टिशियल। अब इसका मकसद ये हो गया कि ये जो ईसीएफ है, ये सिर्फ आईसीएफ ईसीएफ से जुदा नहीं है। जुदा है तो किस वजह से है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। लेकिन एक ईसीएफ दूसरे ईसीएफ से जुदा है, माने कौन? इंट्रावेस्कुलर इंटरस्टिशियल से जुदा है, माने प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जुदा है। और यहां उसको जुदा करने वाला है कौन? कौन मेम्ब्रेन है जो दोनों जुदा कर रही है? वो कौन है? कैपिलरी वाल। भाई यहां पर प्लाज्मा किसमें अंदर मौजूद है? वेसल में। तो मैं अगर यहां वेसल में मौजूद हूं, बाहर इंटरस्टिशियम में, तो मुझे यानी प्लाज्मा को बाहर इंटरस्टिशियम में जुदा करने वाला कौन है? कैपिलरी वाल। कौन है? कैपिलरी वाल। और आपको पता है कि कैपिलरी वाल जो है इट्स वेरी वेरी थिन, इतनी थिन है कि वो, ये आपकी वाल है वेरी थिन, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बस उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है एपिथेलियम, एंड दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यानी आप अंदर से ऐसे में अगर ये दिखाऊं ना, आपका ये है, तो अंदर से सिर्फ क्या है? ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ये आपके सेल्स हैं। एक लेयर, वो भी कैसा? बिल्कुल फ्लैट किस्म के सेल्स, इतना थिन होता है। तो इसका मकसद है कि दैट इज वेरी वेरी डेलिकेट वॉल ऑफ कैपिलरीज। दिस सेपरेट्स, ये सेपरेट तो करना है ना, थिन वाल ही क्यों ना हो, सेपरेट करना है। किससे? प्लाज्मा को किससे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। तो इट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये आप यहां पे देख रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और अंदर देख रहे हैं क्या? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दो बोथ आर ईसीएफ, बाय मींस ऑफ कैपिलरी वॉल, एंड interstitial fluid is separated from the cells by means of cell membrane. ये तीनों कंपार्टमेंट्स के जो फ्लूइड्स हैं ये अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं कि अलग अलग बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ फोर्सेस होती हैं जो इनको अलग अलग रखती हैं, और उनमें कोई अल्ट्रेशन आ गई तो इसका कुछ हिस्सा आपस में मिल सकता है। मिल सकता है का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ इंट्रावेस्कुलर टू इंटरस्टिशियल जाएगा, इंटरस्टिशियल से इंट्रावेस्कुलर भी आ सकता है। ये नहीं है सिर्फ कि इंटरस्टिशियल से इंट्रासेल्युलर जाएगा, इंट्रासेल्युलर से इंटरस्टिशियल में भी आ सकता है, ये उल्टा हो सकता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर होंगी। हम यहाँ देखने ये जा रहे हैं कि हाउ द फ्लूइड एक्चुअली इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आईसीएफ टू ईसीएफ, यानी समझ लो कि ये आईसीएफ से ये ईसीएफ या ईसीएफ से आईसीएफ के बीच में ये फ्लूइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कौन से फोर्सेस हैं जो इनको मेंटेन करती हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ ये देखेंगे कि ये इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल में कैसे जाएगा, कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको रोकती हैं न होना, और कौन सी फोर्सेस हैं जो इनको प्रमोट करती हैं कि जल्दी हो। इन फोर्सेस को कहते हैं द स्टार्लिंग फोर्सेस। इसका आदि स्टार्लिंग फोर्सेस, स्टार्लिंग नाम है साइंटिस्ट का, स्टार्लिंग्स फोर्सेस। अब इनको थोड़ा सा समझें आप, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान चीजें हैं। फोर्सेस बेसिकली, मैं स्टार्ट चलें वेसल से करता हूं, इंट्रावेस्कुलर।
इंट्रावेस्कुलर क्या मौजूद है? प्लाज्मा, ब्लड। प्लाज्मा मौजूद है, प्लाज्मा में ब्लड है। असल फ्लूइड तो क्या है? प्लाज्मा है। इस ब्लड विच इज प्लाज्मा एक्चुअली इन द फ्लूइड पार्ट ऑफ योर ब्लड, वो इस वक्त वेसल में पास हो रहा है, गुजर रहा है। क्या ऐसे ही गुजर रहा है कि उस फ्लूइड का एक खास प्रेशर होता है ऑन द वॉल्स। फ्लूइड की क्वालिटी है ना ये, कि इन द वेसल और इन एनी पॉट या किसी भी चीज में अगर आप फ्लूइड को डाल देंगे तो फ्लूइड उसके हर पॉइंट पर साइड से आउटसाइड प्रेशर डालेगा। ये हमेशा प्रेशर होता है। आप जितना पानी डालेंगे उतना, जितना वजन डालेंगे जितना उसमें प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना उसके अंदर मटेरियल फ्लूइड ज़्यादा होगा उतना उसके वाल के अंदर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। या वॉल्यूम कम करेंगे, फ्लूइड सेम होगा तो भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो भी प्रेशर ज़्यादा देखेंगे आप। इस प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो वाटर का प्रेशर ऑन द वॉल्स, इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो एक प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ये मैं इस वक्त मिसाल ले रहा हूं किसकी? प्लाज्मा की, ये वाटर की, माने किसके अंदर? वेसल्स के अंदर। ये इंट्रावेस्कुलर में ले रहा हूं यहां से प्लाज्मा। और ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है किस पे? वाल पे। किसके? कैपिलरी वाल पे। इस वक्त एक्चुअली इसी को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द सेम इज द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर इसको भी कहते हैं। किसकी वजह से है? वो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका प्रेशर किस पे? आपके ब्लड वेसल्स पे। ये ब्लड प्रेशर है। और अगर खुदा न खास्ता बढ़ जाए तो इसको रोकने के, इसको कम करने के, नॉर्मलाइज करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? एक ये कि वो जो सर्कुलेटिंग ब्लड है उसका वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर दो तो प्रेशर कम हो जाए। 5 लीटर है उसको तुम 4.5 कर दो, 200 ml निकाल लो उसका ब्लड। ब्लड क्या? प्रेशर ब्लड का है कि प्रेशर प्लाज्मा का है? और प्लाज्मा में किसका प्रेशर है? हाइड्रोस्टेटिक है, तो वाटर का है, तो वाटर निकाल दो। ब्लड क्यों निकालते हो? वाटर निकाल दो। ब्लड में तो बहुत सारी कीमती चीजें हैं आपकी, वो क्यों निकालेंगे आप? आपका प्रेशर है, प्रेशर कम करना है, वाटर निकाल दो। और वाटर निकालो कहां से? यूरिन से। तो डायूरेटिक दे दो। जो यूरिन का वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है तो पीछे उसका कोई 200 ml फ्लूइड उसका पानी कम कर दे। पानी कम करेंगे तो वेसल्स पे प्रेशर उतना ही होगा कि थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो बढ़ा हुआ थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। या तो ऐसा करें, या दूसरा काम ये करें कि वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर दें। और डायलेट करने का मकसद यह है कि उसके अंदर जो वाल है, वाल के अंदर जो स्मूथ मसल है उसकी कंट्रैक्शन को बढ़ाएं कि उसको थोड़ा रिलैक्स कर दें। रिलैक्स कर दें तो मसल रिलैक्सेंट्स दे दें तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें कि थोड़ा सा डायूरेटिक दें, थोड़ा पानी निकालें, थोड़ा रिलैक्स करें। एक ही दवाई दे दें दो में, जिसमें दोनों ड्रग्स पड़ी हुई। इससे कुछ बेटर, डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है। तो ये किसके साथ आप हरकत कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ। तो एक प्रेशर वो है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है? अगर ये कैपिलरीज में है, तो इस वक्त कैपिलरी की बात हो रही है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अगर ये कैपिलरीज में है तो दिस इज विच टाइप ऑफ प्रेशर? इसको क्या डिफाइन करेंगे? दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा और द फ्लूइड ऑन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ये इस प्रेशर का डायरेक्शन कैसे होगा? सेंटर की तरफ, कैपिलरी के सेंटर की तरफ, कि कैपिलरी से लेटरली वॉल्स पे। ये जो प्रेशर है जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, ये वेसल्स के अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है, प्लाज्मा जो है, इसके वाटर को बाहर जाने के लिए प्रमोट करेगा कि इसको अंदर रोकेगा? ये जो आप किसी को ऐसे धक्का दे रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं कि आप बैठें? बैठने के लिए ऐसे बोलते हैं, या बैठने के लिए कहते हैं आप बैठें थोड़ी देर के लिए, या बोलते हैं ऐसे धक्का देते हैं कि बैठें आप, ऐसे बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं हाँ मैं करूंगा, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे होती है। कहीं कहीं है ऐसी हाँ, मैंने देखा है 2-4 मुल्कों में इसको हाँ कहते हैं। ये आपकी मर्जी है, इसको हाँ डिकोड कर सकते हैं, ये मुल्क पे डिपेंड करता है। अंडर से तो यहाँ इसका मकसद है कि इससे क्या होगा? अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया तो कैपिलरीज के अंदर से वाटर क्या हो जाएगा? लीक हो जाएगा। और लीक होके यहां से ये बाहर चला जाएगा, किसमें?
इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये वाटर चला जाएगा, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वाटर चला जाएगा तो बाहर आ जाएगा। सेल में अभी नहीं गया है, सेल इसे जाने नहीं देगा इसको, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन नहीं जा रही, लेकिन इंटरस्टिशियल में तो आ गया ना, वेसल में तो नहीं ना रहा, क्लास से तो बाहर आ गया ना लड़का, अब जो कॉरिडोर में बैठा हुआ है। इसका मकसद ये है कि पर आपको वहाँ आपको स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि वेसल के अंदर नहीं है, बाहर रश हो गया, पता चल जाएगा ये तो इस बच्चे बाहर निकल आए हैं, वरना सारे लोग बैठे हुए हो, बाहर कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ है, पता ही नहीं चलता बच्चे हैं भी कि नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर 30-32 यहाँ से निकल जाएं, यहाँ आगे आ जाएं, तो पता चल जाएगा कि बहुत रश है ये तो इसका मकसद है कि वेसल से बाहर निकल गया फ्लूइड, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर सोजन हो जाएगी, बोलेंगे एडिमा हो गया। तो ये जो हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इसके बढ़ने से क्या होता है, इसके बढ़ने से फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वेसल टू इंटरस्टिशियम, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये फिल्ट्रेशन है। क्योंकि ये जो कैपिलरी आपको इससे प्रेशर बढ़ने से क्यों निकल गया, भाई ये कैपिलरी बड़ी थिन है, इट्स अ वेरी थिन वॉल, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, लीक होके कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में, तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, फिल्ट्रेशन को प्रमोट करेगा, और फ्लूइड कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो प्रेशर तो मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, और ये जो प्रेशर मौजूद है, ये प्रेशर कैपिलरीज में थ्रू आउट है या कहीं ज्यादा कहीं कम है, ये देखना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये कैपिलरीज क्या शुरू से ही कैपिलरीज हैं कि ये वो हैं जो पहले आर्टरीज थी, ठीक है, ये आर्टरीज ही तो थी ना, जिसके जरिए ब्लड आपने टिश्यू तक पहुंचाया था, और टिश्यू तक आते आते उनको स्प्लिट करते करते कैपिलरीज की शक्ल ले ली है इसने। तो इसका मकसद है कि ये कौन आ रहा था यहां से, आर्टरीज। आर्टरीज डिवाइड हो गई किसमें, आर्टेरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में। और कैपिलरीज अपना ये काम करने के बाद जब रीयूनाइट हो जाएंगी तो क्या अभी भी आर्टेरियोल बनेगी कि अब वेन्यूल्स बन जाएंगी, ठीक है ना। ये डिलीवर करने के बाद सुजुकी अभी भी भरी होगी कि अब खाली होगी, तो वो कहलाएगी वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जुड़ जुड़ा के बोल जाएंगी वेन्स, और उनमें से सबसे बड़ी वेन फिर वेना के बाद, समझे। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जो है इस तरफ से मैं इसको दिखा रहा हूं कि बाबा यहां आप इसको फिर ब्लू कर दो ये, और इसका नाम हो जाएगा वेन्स, इधर से इसका नाम था आर्टरीज। इसका मकसद है कि कैपिलरीज जो आपने देखी थी उसमें से एक एंड थी कैपिलरीज की जिसका मुंह था आर्टरीज की तरफ, और एक एंड थी कैपिलरीज की जिसका मुंह था वेन्स की तरफ, समझ गए। तो हम इसको कहते हैं आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज, वेन्युलर एंड ऑफ द कैपिलरीज। अंदर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सी एंड में ज्यादा होगा, आर्टीरियल एंड में कि वेन्युलर एंड में। कैपिलरी में ज्यादा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वाल पे डालता हुआ प्रेशर आर्टीरियोलर साइड पे ज्यादा होगा कि वेन्युलर साइड पे ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर कहाँ होता है, आर्टरीज में होता है, आर्टरी साइड में होता है। इसका मकसद ये है कि कैपिलरी से जो फ्लूइड लीक हो रहा होगा बाय वर्च्यू ऑफ योर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो वो किस साइड से हो रहा होगा, आर्टीरियल साइड। तो यहां से, ये मैंने यहां ब्लू दिखाया यहां पर, इसने आप यहां से लेके आए, तो ये कैपिलरीज जो यहां से देख रहे हैं इस तरफ से ये फ्लूइड बाहर निकलेगा, किससे, आर्टीरियोलर एंड से। किस वजह से, क्योंकि यहां हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है और वो उसको पुश करके बाहर, आपसे उधर भी तो होता है ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो वहां से भी तो निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। लेकिन मसला ये नहीं है कि अकेला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं होता, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो है दैट इज एक्चुअली एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स टू प्रोमोट द फ्लूइड टू शिफ्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। लेकिन फिर उसको रोकने के लिए कुदरत ने वहां पर एक चेक एंड बैलेंस रखा है, एक ऐसा फोर्स बिठाया है अंदर जो इस जाते हुए पानी को खींच लेता है चकमक की तरह, कि उसको जाने नहीं देता। लेकिन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फिर भी जीत जाता है, फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है बाहर, लेकिन इतना नहीं होता क्योंकि हम उसको रोक लेते हैं। इसका मकसद है कि बच्चा बाहर जाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आगे पेरेंट्स बैठे हुए हैं उसको जाने नहीं देते, फिर भी थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं, या लड़का जो है ना थोड़े बीच में कुछ आंख बचा के निकल जाता है। लेकिन अगर उसको सिरे से ही ना रोके कोई, तो फिर तो घर में ही नहीं आएगा।
तो इसका मकसद यह है कि क्या है, एक फोर्स ऐसा है, एक ऐसा प्रेशर है जो उस लेटरल साइड पर जाते हुए प्रेशर को काउंटर करता है, उसको रोक लेता है। माने जाते हुए वाटर को क्या करेगा, खींच लेगा अपने साथ। इस खींचने को हम कहते हैं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, तो ये दूसरा प्रेशर जो इनसाइड है वो क्या है, तो पहला कौन सा था, ये है। अब दूसरा जिसको हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बोलते हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये क्या करेगा, इसका डायरेक्शन लेटरली होगा या इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, वाटर को प्रमोट करेगा बाहर जाने के लिए कि रोकेगा उसको, रोकेगा उसको। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पानी बाहर नहीं जाएगा। अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक से ज्यादा है तो थोड़ा सा पानी जाएगा, और जितना ज्यादा है, जितना डिफरेंस ज्यादा है उतना पानी ज्यादा जाएगा। इस ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की क्या वजह है, वो फ्लूइड है, उसकी कुदरत की तरफ से एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि जिस वेसल में डालोगे साइड पे प्रेशर डालेगा। तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कुछ अंदर ऐसे कोलॉइड्स मौजूद हैं, कुछ अंदर ऐसे पार्टिकल्स, कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो उसको चकमक की तरह खींच लेते हैं। तो नेचर ने कोई चकमक के टुकड़े डाले होंगे उसके अंदर, और इस चकमक के टुकड़ों का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या नाम है इनका, ये हाइड्रोफिलिक होती हैं, ये फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को घेर लेती हैं अपने गिर्द, उनको जाने नहीं देती बाहर। जैसे पेरेंट्स बच्चों को जाने नहीं देते, बार बार बोलते नहीं जाएं आप, नहीं जाएं, इस किस्म की, तो ये उसको रोक लेता है। लेकिन बच्चे को बाहर जाने की ख्वाहिश तो है, वो कुदरत की तरफ से है। दोनों बराबर हैं, बच्चा जाना चाहता है, पेरेंट्स रोकना चाहते हैं, दोनों के फोर्सेस इक्वल हैं तो बच्चा नहीं जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की ख्वाहिश उस रोकने की ख्वाहिश से थोड़ी ज्यादा है तो आंख बचा के एक आध दफा चला जाएगा। लेकिन अंदर से ऑन्कोटिक सिरे से ही नहीं, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक सिरे से ही नहीं है, तो फिर तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, धड़ाम से बाहर होगा। तो इसका मकसद है कि अंदर से रोकने वाला कौन है, ये है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन। उसमें सबसे ज्यादा कौन, एल्ब्यूमिन। कौन, एल्ब्यूमिन। आपको पता है प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेंटेन करता है वो कौन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। इसको हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, इसको हम ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर। ये ऑन्कोटिक प्रेशर है। इसका मकसद है कि मुकाबला अंदर वाटर को बाहर धकेलने का मुकाबला दो प्रेशर्स के बीच में है, दो फोर्सेस के बीच में है। एक धकेल रही है टू पुश दिस आउटसाइड, और एक इसको रोक रही है। जो उसको जाने से रोक रही है, माने उसका चकमक की तरह ऐसे खिंचाव है, वो उस खिंचाव जो है वो सिर्फ इसको जाने से रोक रही है या बाहर इंटरस्टिशियल वाले को भी खींच रही है। क्या कहते हैं आप, तो ऐसे बोल रहे हैं कि चलें अंदर जो फ्लूइड मौजूद है इसको जाने से रोक रही है, मानते हैं जाने से रोक रही है, ऐसे जाने से रोक रही है, लेकिन इस फोर्स की वजह से ये जो थिन मेम्ब्रेन है इसका असर बाहर इंटरस्टिशियम पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। इसका मकसद है कि ये अंदर वाला फ्लूइड सिर्फ बाहर जाने से रोक रही है कि बाहर वाले को भी खींच रही है। तो बाहर वाला फ्लूइड भी अंदर खिंचा चला आ सकता है, ये मैं नहीं कहता हूं कि आएगा, लेकिन आ सकता है। किसके अक्रॉस, कैपिलरी वॉल के अक्रॉस। तो दो फोर्सेस साथ में काम कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस कहलाती हैं यहां पर दो फोर्सेस, स्टर्लिंग फोर्सेस। वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वन इज ऑन्कोटिक प्रेशर, मेंटेन्ड एंड गिवन बाय एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। ऑन्कोटिक प्रेशर, ये दो प्रेशर से, एक प्रेशर वाल पे पड़ेगा तो फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा उसको रोकेगा तो फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा। दोनों के बीच में मुकाबला है। कॉम्बिनेशन नहीं, अगर इसको इंटरेक्ट करोगे यहां पर दोनों को हम कहते हैं स्टार्लिंग, ये स्टार्लिंग फोर्सेस की बात हो रही। जब आप आर्टीरियल एंड पे होते हैं तब आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेन्युलर एंड के मुकाबले में ज्यादा होगा कि कम होगा। इस साइड से ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी में, इस कैपिलरी के हिस्से में और इस कैपिलरी के हिस्से में क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेम होगा या इसमें फर्क होगा? कहां ज्यादा कहां कम? वेन्स में कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। तो इसका मकसद है कि फ्लूइड का बाहर निकलना टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियम
किस तरफ से पॉसिबल है? आर्टीरियोलर से। और यहां से क्या बहुत ज्यादा निकल आएगा या थोड़ा सा निकलेगा? कितना निकलेगा? नेट फर्क कितना होगा देखना पड़ेगा कि रोकने वाला कितना है, माने कौन कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, ऑन्कोटिक प्रेशर कितना है। और वो किससे पता चलेगा? सीरम में पता लगाओ कि तुम्हारी प्रोटीन्स कितनी है। कौन सी वाली प्रोटीन्स? टोटल सीरम प्रोटीन देख लो या एल्ब्यूमिन देख लो। तो एल्ब्यूमिन तुम देख लोगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तुम्हें ब्लड प्रेशर से पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा यहाँ से कि बाबा ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है हमारा, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और ये ऑन्कोटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 30 है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और अगर ये हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो 25 है ऑफ मरकरी, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा 5। दोनों का नेट डिफरेंस कितना होगा? 5। तो इसका मकसद है कि नेट डिफरेंस 5 होगा फ्लूइड को फिल्टर करने के हक में कि फ्लूइड को रोकने के हक में। इस 5 से क्या होगा? इस 5 से फ्लूइड को धक्का मिलेगा कि फ्लूइड खिंचेगा 5 से, खिंचेगा 5 से। धक्के वाला कितना है और रोकने वाला खींचने वाला कितना है? तो जीता कौन? 30 वाला कि 30 25 से माइनस हो जाएगा। 30 से धक्का दिया, 25 से खींच लिया, तो धक्का कितना आया? 5 का धक्का आया। तो ये 5 जो है ये धक्का देगा कि खींचेगा 5 वाला, क्योंकि धक्का वाला यानी इसका मकसद है कि बाहर निकालने वाला ज्यादा है। तो फ्लूइड आप बोले, मैं कहूँ फ्लूइड कितने धक्के से बाहर जाएगा, कितने फोर्स से बाहर जाएगा? आप नहीं कहेंगे 30 से बाहर जाएगा, नहीं, 25 को रोक रहा है, 30 उसको बाहर निकल रहा है। तो इसका मकसद है 5 से। और 5 किस में? 5 का खींचना कि 5 का धक्का देना, तो फ्लूइड बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ये होता 25, ये होता 35, तो फ्लूइड बाहर जाता ही ना, ऐसे है नहीं। तो इसका मकसद है कि नेट जो है, और ये क्या फ्लूइड बाहर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? कैपिलरी वॉल्स के जरिए। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये जो प्रेशर है आपका, ये है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या नाम? नेट फिल्ट्रेशन। आपने यहां पर यूं समझ लो कि ये नेट फिल्ट्रेशन है, माने आपने समझ लिया कि 30 है, उसमें से 25 माइनस करेंगे। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर, दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट फिल्ट्रेशन। लेकिन मसला यह है कि यहां सिर्फ नेट फिल्ट्रेशन ये नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लूइड बाहर जा रहा है, बाहर भी तो एक कंपार्टमेंट है ना। कौन सा? इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। क्या ये ऐसे ही बाहर निकल आएगा कि बाहर भी कुछ फोर्सेस हैं जो इसके निकलने को या तो प्रमोट कर सकती हैं या निकलने को रोक सकती? तो बाहर भी तो फोर्सेस हैं, बाहर भी वही 2 फोर्सेस हैं जैसे 2 फोर्सेस अंदर हैं। अब 2 फोर्सेस बाहर वाली, अब मेरा इस वक्त मैं कहां खड़ा हूं? इंटरस्टिशियम में। अब इंटरस्टिशियम के अंदर क्या है? फ्लूइड है। वो जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड है, तो अब आप अगर इंटरस्टिशियम में यहां खड़े हैं और फ्लूइड देख रहे हैं इसमें, तो इस पे भी 2 फोर्सेस हैं। नंबर 1 हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या इंटरस्टिशियम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होगा? भाई जहां फ्लूइड होगा वहां प्रेशर होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वहां पर। तो इसका मकसद यह है कि बाहर अगर मैं इंटरस्टिशियम में मौजूद हूं तो यहां भी कौन सा फोर्स होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या वहां पर ऑन्कोटिक प्रेशर नहीं होगा? क्या वहां पर भी होना चाहिए कि नहीं? इधर भी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वेसल के अंदर था, ये फ्लूइड पे क्या असर डाल रहा था? उसको बाहर जाने से रोक रहा था या बाहर जाने के लिए प्रमोट कर रहा था? ठीक है ना? किसका? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इफेक्ट क्या है उस पर? बाहर निकलो, ठीक है। लेकिन अगर इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को वेसल्स के अंदर में बोल रहा हूं, अगर यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बैठ के मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को देखूं, तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पे पड़ेगा? वाल पे पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वही होता है ना जो लेटरल साइड पे पड़ता है। तो इंटरस्टिशियम में जो बैठे हुए हैं तो किस पे पड़ेगा? वेसल्स पे पड़ेगा। अगर ये वेसल पे पड़ा
तो देखो अगर अंदर वेसल पे पड़ा था तो पानी को उसने क्या किया था, बाहर निकाला था। यही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर मैं इंटरस्टिशियम में काउंट करूं तो ये वाटर पर क्या असर डालेगा, उसके शिफ्टिंग पे क्या असर डालेगा, अंदर वाले की तरह उसको बाहर निकालने के लिए उकसाएगा या उसको बाहर जाने से रोकेगा? बाहर जाने से नहीं, अब बोलेंगे बाहर आने से रोकेगा। ये देखो मैं इंटरस्टिशियम में बैठा हुआ हूं, ये वेसल है और मेरा जो प्रेशर है हाइड्रोस्टेटिक वो किस पे पड़ेगा, वेसल पे। पानी इधर से आता है और अगर पानी इधर से आता है तो मेरे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से वो जो आता हुआ पानी है क्या जल्दी आएगा कि रुकेगा? और अंदर वाला जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था इसकी वजह से पानी आ रहा था। इसका मकसद यह है कि ये पानी जो है क्या होगा, इसको आने से रोकेगा। ये समझ गए? इसका मकसद ये है कि पानी को बाहर निकलने से, ये फिल्टर होने से रोकता है। लेकिन अगर मैं बाहर देखूं, अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर ने क्या किया था, खींचा था कि न जाओ। लेकिन यही ऑन्कोटिक प्रेशर अगर इंटरस्टिशियम में मौजूद हो तो पानी को अंदर वेसल में रुकने देगा कि पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो क्या करता है, चकमक की तरह खींचता है ना। तो अगर मैं बाहर हूं, एल्ब्यूमिन अगर बाहर पड़ी हुई है तो इसका क्या असर होगा, वेसल से पानी बाहर आएगा। जबकि अंदर था तो पानी को रोका था, ये था तो पानी को क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियम में, वो नॉर्मल हालात में नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। -2, -1, -3 लाइक दिस, -2.5 नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो देखें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम में अंदर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बाहर धकेलेगा, ऑन्कोटिक उसको रोकेगा। सुबह जल्दी आ गया, मैं इसको चार्ज ही नहीं किया। पावर बैंक किसी के पास है क्या? पावर बैंक किसी के पास है? नहीं रखता है कोई। चार्जर सी टाइप है, आईफोन लाइटनिंग नहीं, सी टाइप है किसी के पास? सी टाइप होगा लेकिन आएगा कैसे यहाँ तक? टी इतनी है कि यहाँ तक आ सके? चलें छोड़ें, टाइम लग जाएगा। अभी दूसरी दफ़ा हुआ ना तो फिर थोड़ा सा आगे लेके इसको हाथ में पकड़ के रखें, ठीक है ना? फिर इससे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मेरे ख्याल। तो इसका मकसद ये है कि ये दो प्रेशर्स यहाँ पर है। ये जो नेगेटिव प्रेशर है, ये मैंने बताया था, ये नेगेटिव प्रेशर अगर ये पॉजिटिव होता, ठीक है ना? थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ कुर्सी ले आओ अपनी। टाइस हटाओ। बस चलो ऐसे ही रखो, काम चलाओ मेरे आज के लिए तो ऐसे ही चलो, ठीक है भाई। तो यहाँ तो कम हो सकता है ना कि इसको 20 ही रहने दूं, इसको 30 से 25 कर दूं, ये भी तो कर सकता हूँ। मुझे तो नेट फिल्ट्रेशन से मकसद है ना। इसको मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, क्योंकि इसको बढ़ाना आसान नहीं है। इसको कम करना आसान है। इसको कम करना कैसे आसान है, पानी को निकाल दो। इसको बढ़ाना कैसे मुश्किल है? इस कम होते हुए को बढ़ाना क्यों मुश्किल है मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये किस वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। इसका मकसद है कि खामी किस चीज की है, एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन में कहां से लाऊं इसके पास? एल्ब्यूमिन इतना आसान तो नहीं है। आप पे एल्ब्यूमिन पे ध्यान देना होगा कि ये बंदा क्या एल्ब्यूमिन बॉडी की लॉस कर रहा है, कहीं से निकल रही है इसकी
जाया कर रहा है ना, जाया हो रही है ना इसको, तभी तो ऑन्कोटिक कम हो रहा है। क्या जाया हो रहा है इसका? एल्ब्यूमिन ज्यादा जाया हो रहा है, या तो जाया हो रहा है कहीं ना कहीं, या बॉडी में बन ही नहीं रहा है कहीं ना कहीं। कोई ऐसी फैक्ट्री है जो एल्ब्यूमिन बनाती है। सारे प्लाज्मा प्रोटीन कौन बनाता है? यही फैक्ट्री, नाम है उसका लिवर। तो पेशेंट में दो किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन की लेवल कम हो गई है। दो मेन वजह क्या हो सकती है? नंबर 1 कि वो बन नहीं रहा है। माने क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भाई बन नहीं रहा है तो फैक्ट्री बंद है ना, मकसद है। कौन सी फैक्ट्री है? लिवर है। तो लिवर काम नहीं कर रहा। और लिवर कब काम नहीं कर रहा होता है? जब सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए। तो सिरोसिस ऑफ लिवर आपको पता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस की वजह से हो जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें लॉन्ग स्टैंडिंग अगर 10, 12, 15, 20 साल हो जाए तो लिवर श्रिंक हो जाता है, तो उसके फंक्शंस डाउन हो जाते हैं बहुत सारे, इंक्लूडिंग प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बन रही होती। तो उनका हम क्या कराते हैं? टोटल सीरम प्रोटीन देख लेते हैं, पता चलता है जो 7 ग्राम था वो हो गया है उसका 4 ग्राम, 3 ग्राम। तो ऑन्कोटिक प्रेशर वही रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये कम हो गया तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोस्टेटिक थोड़ी कम होगा, वो तो होगा अपनी जगह पे। ये 30 की जगह पे 25, तो 5 का फर्क था, अब की बार ये हो गया है 20, तो 10 का फर्क, धड़ाम से पानी बाहर। और पानी जो बाहर, तो जहां स्पेस देखी वहां पानी। पता चला कि ये पेशेंट आ जाएगा असाइटिस के साथ। जितने देखो सिरोसिस ऑफ लिवर के पेशेंट आते ही हैं, इतना पेट भरा हुआ, हमें निकालना पड़ता है, 2-2 लीटर फ्लूइड निकालना पड़ता है, वाटर निकालना पड़ा, फिर आ जाता है, वो आएगा। लेकिन इसको रुके तो क्या करें? बाहर से प्लाज्मा प्रोटीन दें। लिवर तो बनाएगा नहीं, उसमें तो डिजीज है, वो तो इरिवर्सिबल डिजीज है, या तो फिर लिवर को ट्रांसप्लांट करवाएं। तो ये सिरोसिस ऑफ लिवर के जो पेशेंट होते हैं ये बिल आखिर किधर जाते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जब तक जाएं तब तक क्या काम करें? जो लिवर फंक्शन नहीं कर रहा उसके फंक्शंस को बाहर से माने प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बना रहा, तो क्या करें? बाहर से प्लाज्मा प्रोटीन की 50 ml की इतनी सी छोटी सी वायल बॉटल होती है, वो लगा देते हैं, तो कम से कम उसका आधा ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। और एक दिन छोटी सी, अभी मेरा 6 से 7 हज़ार रुपये, फिर 6 दिन बाद फिर एक और लगानी है, फिर एक और, जब तक अंदर से नेचुरल प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस को इन्हांस न किया जाए। और वो तो किसी सवा दूसरी चीज की हो नहीं सकती, लिवर ट्रांसप्लांट। तो वजह क्या हुई? डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर ड्यू टू impaired synthesis of the plasma protein। प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकी। किस वजह से? सबसे बड़ा एग्जांपल लिवर सिरोसिस। चलो देख लिया लिवर सिरोसिस भी नहीं है, फिर ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों कम हो रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन फिर किधर जा रही हैं? कहां वेस्ट हो रही हैं? शाबाश। कहां से वेस्ट हो रही हैं? यूरिन से वेस्ट हो रही हैं। तो शक तुम्हें पड़ेगा ना 2 चीजों पे, या तो इसको लिवर का मसला है या इसको यूरिन में लॉस हो रहा है। तो एटलीस्ट 2 चीजें तो करवा दें। एक आप अल्ट्रासाउंड कराएं उसको एब्डोमेन का, तो लिवर का पता चल जाए, और दूसरा उसका यूरिन डीआर करा दें। डीआर नहीं करवाएं, यूरिन आप उसका यूरिन प्रोटीन करवा दें, या चलें डीआर करवा दें, स्टार्ट में डीआर करवा दें, सिंपल करवा दें। उसमें आपको नीचे प्रोटीन लिखे होंगे +4, ये नहीं लिखा होगा कितने, +4 माने बहुत ज्यादा, बस क्वांटिटी नहीं होगी लिखी। बहुत ज्यादा है तो अलार्मिंग साइन है, तो लॉस हो रहा है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आ गया, पता चला कि एब्डोमेन में तो कुछ नहीं है, लिवर बिल्कुल नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, माने सिंथेसिस का मसला नहीं है। ये कहां से चली? ये लीक हो रहा है। अब अलार्मिंग साइन है, अब बैठें, अब किडनी की भी अल्ट्रासाउंड करा के देखें। लेकिन साथ में क्या करें? साथ में आप किडनी की अल्ट्रासाउंड कराएं, अब देखें कि यूरिन में ये कितना पास हो रहा है, क्वांटिटी कितनी है, कितनी एल्ब्यूमिन लॉस कर रहा है। क्योंकि फिर एल्ब्यूमिन को जब हम लॉस कराते हैं ना, तो फिर एल्ब्यूमिन की लॉस थ्रू द किडनी किससे हो जाएगी? ग्लोमेरुलस से। जो फिल्ट्रेशन हो रही थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ग्लोमेरुलस से क्या फिल्टर हो जाता है? ब्लड जो गुजरता है तो उसके सेल्स फिल्टर नहीं होते, ना आरबीसी निकलता है यूरिन में, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटिलेट, सिर्फ कौन फिल्टर होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, वो फिल्टर नहीं होते, क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आपकी जो ग्लोमेरुलस की छलनी होती है उसके सुराख छोटे होते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन वहां से लीक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते। यूरिन में कभी भी कोई प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें यूरिन डीआर में बोला है कि +4 है, माने इसका मकसद है कि गड़बड़ किधर है? वो छलनी खराब हो गई है तुम्हारी। कौन सी? ग्लोमेरुलस। और वहां से क्या हो गया है? आप देखें, वो जो चाय की छलनियां होती हैं, वो जो हम लोग
बरसों तक इस्तेमाल करते रहते हैं, जो हमें हर हफ्ते चेंज करनी होती है। वो तो उसमें सुराख बड़े हो जाते हैं, तो चार छल नहीं करते तो नीचे पत्ती बैठ जाती है, और जो पत्ती निकल जाती है तो क्या है, छलनी में मसला है। ये नहीं है कि आप उसकी वजह से आप चाय की पतीली चेंज कर दें, आपको छलनी चेंज करनी थी, पत्ती वहां से जा रही है। तो इसका मकसद है जहां डिजीज है वो ट्रीटमेंट। तो कहाँ है मसला? ग्लोमेरुलस में। इस ग्लोमेरुलस के जो मसले हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन लीक हो रही है, अब कितनी लीक हो रही है, इसके लिए आप 24 आवर की कैलकुलेशन करेंगे। अब की बार क्योंकि +4 आ गया है, पता नहीं कितनी, तो फिर आप लेबोरेटरी में लिखेंगे 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करा के आओ, 24 घंटे की यूरिनरी प्रोटीन। इसका मकसद है कि 24 घंटे का जो यूरिन का सैंपल है वो आप कलेक्ट करेंगे। आप जब जाएंगे तो लैब वाले आपको इतना बड़ा पॉट जग की तरह दे देंगे कि अब आप इस टाइम से लेके अगले इस टाइम तक 24 घंटे की यूरिन आप इसमें पास करें, और 24 आवर्स की यूरिन ये जमा करके सुबह को आप हमें दे जाएंगे। हम 4-6 घंटे में आपको रिजल्ट दे देंगे कि इस 24 आवर्स की इस यूरिन में कितने ग्राम प्रोटीन मौजूद है। नॉर्मली क्या, नॉर्मली होता ही नहीं है। और अब की बार पता चला कि ये कोई 4 ग्राम प्रोटीन मौजूद है इसमें, 4 ग्राम। 24 घंटे में 4 ग्राम प्रोटीन आप लॉस कर रहे हैं। इस कम होते हुए इस क्वांटिटी को, इतनी तेजी से कम होती हुई क्वांटिटी को लिवर जब देख लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बनाएगा कि यार ये तो लॉस कर रहा है, इसको और बना के दो। लेकिन कितना बनाएगा? एक फिजियोलॉजिकल लिमिट तक बनाएगा ना। 4 ग्राम डेली लॉस के लिए तो लिवर बना ही नहीं है। तो फिर क्या होगा भाई? एक टेम्परेचर होता है ना, जैसे 50 तक है तो तुम्हारा एसी काम करेगा, इसके लिए बने हुए हैं। टेम्परेचर बाहर हो गया है 55, 56, इसके लिए तो नहीं। आप देखें हम बैठे होते हैं, यार वो एसी काम नहीं कर रहा है, तो एसी काम ऐसी कर रहा होता है, इतने टेम्परेचर को वो कूलिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो लिवर कोशिश तो करेगा लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा, और जब कामयाब नहीं हो पाएगा तो ऊपर से वो रिजल्ट आया है कितना, कि कितना ग्राम आपका जा रहा है। तो यहाँ ऑन्कोटिक प्रेशर पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो बहुत पड़ेगा। और जब ऑन्कोटिक प्रेशर पे असर पड़ेगा तो फ्लूइड जो खींच रहा था वो बाहर, माने एडिमा, फिर एडिमा। इस किस्म का एडिमा किस वजह से हुआ है? ठीक है, इस किस्म का एडिमा किस वजह से हुआ है? ऑन्कोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से, बड़े होने के, कम होने की वजह से। इनकम आपकी कम हो रही है, तो आपकी इनकम कम हो रही है तो गुर्बत बढ़ेगी ना बेटा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर आपका इस तरीके से होगा। अब इसका अगर आपका 4 ग्राम से ज्यादा है पर डे, 4 ग्राम से ज्यादा 24 आवर्स पर डे, अगर आपका 4 ग्राम से ज्यादा है 24 आवर्स में, कैसे पता चला है? 24 आवर का सैंपल लिया, तो फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर वो 3.5 से ज्यादा है तो, अगर इससे कम है तो फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं कहेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पहला सिम्टम क्या होता होगा? एडिमा। किसी खास जगह पर कि जनरलाइज एडिमा पूरे बॉडी में? जाहिर आप क्या करें, 2 काम कर दें, सिर में एल्ब्यूमिन भी देख लें, साथ में यूरिन का 24 आवर भी देख लें, पता चल जाएगा। लेकिन वजह का पता नहीं चलेगा, अंदाजा तो हो जाएगा ना आपको कि गड़बड़ किधर है, ग्लोमेरुलस में। लेकिन ग्लोमेरुलस में कौन सी डिजीज है ये पता नहीं चलेगा, तो ट्रीटमेंट सही तरीके से हो नहीं पाएगी। तो कैसे पता चलाएं? ग्लोमेरुलस को बाहर ले आओ और उसकी जाके हिस्टोपैथोलॉजी करवाओ, माने सीधा बोलो बायोप्सी कराओ। तो इसका असल हल क्या है उसके डायग्नोसिस का? बायोप्सी करवाएं, रीनल बायोप्सी। लेकिन बायोप्सी ऐसे करवाएं कि बायोप्सी जब भी आप करवाएं तो बायोप्सी में वो जो टिश्यू आए वो सफिशिएंट आए। अभी रिसेंटली 2 दिन की बात बता रहा हूं, हमने अपने एक रिलेटिव की बायोप्सी करवाई कराची से, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बायोप्सी की लाकत नेशनल हॉस्पिटल में। एक तो 20 दिन तो उस बायोप्सी की रिपोर्ट आने में लग गया। अब रात को जो रिपोर्ट आई उसमें सिर्फ लिखे हुए थे कि उस बायोप्सी में जो टिश्यू भेजा गया उसमें सिर्फ 2 ग्लोमेरुला नजर आए। अब 2 ग्लोमेरुला नजर आए, उसमें ये चेंजेस हैं, उसमें कोई चेंज ही नहीं आई। हमें बायोप्सी से पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से करवाई कि कौन सी डिजीज है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलर कोई भी डिजीज हो, 7-8 मेजर डिजीज होती हैं, तकरीबन सारी ऑटो इम्यून होती है। वो उनमें से कोई एक डिजीज होती है जो ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती है। हम वो डिजीज जानना चाहते थे कि एग्जैक्टली 8 में से वो कौन सी डिजीज है, वो उसमें पता ही नहीं चला। रीनल बायोप्सी करवाई, पता ही नहीं चला। मैं एक डॉक्टर को भेजा, मैंने कहा यार रीनल बायोप्सी पढ़ के बताओ ये क्या है। वो बोला कि ये रीनल बायोप्सी मेरी तरफ से ये इनकन्क्लूसिव है, ये हुई ही नहीं है।
मैंने कहा क्यों नहीं, उसने तो बोला है 2 ग्लोमेरुला है। नहीं नहीं, 2 ग्लोमेरुला से पता नहीं चलेगा। रीनल बायोप्सी वो एक्सेप्टेबल होती है जिसमें कम से कम 10 ग्लोमेरुला अपीयर हुए हों। अब इन्होंने जो नीडल डाल के जो टिश्यू निकाला है उसमें सिर्फ 2 ग्लोमेरुला हैं और 2 ग्लोमेरुला में कोई चेंज खास नजर नहीं आई है। अगर 10 होते तो चेंज वाला आ जाता उसमें। वो कह रहा है मेरी तरफ से ये बायोप्सी हुई ही नहीं है, माना ये फेल्ड है एक तरह से, माना इसका मतलब दोबारा। और बायोप्सी की जो नीडल होती है ना, नीडल जो है वो बायोप्सी नीडल, रीनल बायोप्सी की नीडल होती है, वो खुद नीडल जो है वो 22,000 रुपये की होती है। जैसे नीडल समझ के ऐसे नहीं देख लेना कि नीडल, बस नीडल माना कि ये कोई ऐसी सिरिंज विंज, ये बाकायदा पूरा डिवाइस होता है। वो डिवाइस डाल देते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइस होता है, अंदर जाएगा उस जगह पे आके टक करके बंद हो जाएगा और निकाल। तो मैंने जाके देखा जब उसकी मैंने स्लिप पड़ी गई इनको कितना 70-80 हज़ार रुपये तो सिर्फ उसके चार्जेस लिए टोटल मिला के, और मैंने देखा कि वो चार्जेस की जो रिपोर्ट थी वो पूरी उसकी, उसके अंदर वो जो बायोप्सी नीडल लिखी हुई थी उसके 21,000 रुपये चार्ज किए थे। और वो मैंने जाके गूगल में सर्च किया तो पता चला मार्केट में वो 11,000 रुपये की। अस्पताल वालों ने उस पर 21,000 लिखे, यानी 10,000 रुपये उन्होंने अपना नफ़ा रखा उसमें। हर जगह ऐसे करते हैं। लियाकत नेशनल ये नहीं कि दूसरे कोई अब्दुल सत्तार ईदी हैं, वो भी ऐसे ही है। लियाकत नेशनल ऐसे जाके बाहर जाके प्रोपेगेंडा करो कि ये ऐसे करते हैं, दूसरे इनसे भी ज़्यादा होंगे। ये चोर होंगे तो वो धाड़ेल होंगे। फिर मकसद है कि ऐसे, ये मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ है ये हेल्थ फैसिलिटीज़ हर जगह महंगी है। हेल्थ फैसिलिटी हर जगह में आपने 50 साल में जितना कमाया होगा ना, अल्लाह आपको बचा ले तो ये और बात है, वरना वो तुम्हारे ये 50 साल की कमाई 5 दिन में निकाल सकते हैं। सही कह रहे हैं आगा खान वाले, तो 1 दिन में निकाल लेंगे। नहीं, 1 दिन में तो नहीं निकालेंगे, ऐसा कोई वहाँ जादू नहीं है कि ऐसी सर्विसेज नहीं है उनके पास कि 1 दिन में तुम्हारा 1 करोड़ रुपया ऐठ ले। 1 करोड़ रुपया निकालना होगा तो 5-6 दिन तुम्हें रोक के रखवाएंगे वहाँ। हेल्थ फैसिलिटीज़, एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सपेंसिव बहुत हैं, और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्रिटिकल हालत में जो लोग होते हैं वो अपना सब कुछ देने के लिए, जैसे ना गन पॉइंट पे किसी को रखो तो वो दे देता है, सब कुछ दे देता है। तो हेल्थ भी ऐसा ही है। अगर आपका कोई लव्ड वन, अगर आपका वालिद या कोई ऐसा कोई आईसीयू में हो और आते ही आपको बोलें कि नहीं वो फलाना प्रोसीजर करेंगे, ये करेंगे, आप बोलें कर दें, वो बोलेंगे इस पर 50 लाख 60 लाख का खर्चा आएगा, आप बोलें कर दें, मैं इंतज़ाम करता हूँ। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करें। टाइम ऐसा होता है जिसमें लोग पैसा रखते नहीं हैं, वो दे देते हैं। हेल्थ इंडस्ट्री इस वजह से इतनी ल्यूक्रेटिव है। ये तकरीबन वही है जैसे गन पॉइंट पे रख ले कोई डकैत आपके यहाँ पर कि जो है वो दे दो। अब ऐसे नहीं बोलेंगे आपको नहीं नहीं मैं ये नहीं दे सकती, मैं तो ये तो मैंने आगे की ज़िंदगी के लिए रखा हुआ है। वो ज़िंदगी जब रहेगी नहीं तो फिर आगे की ज़िंदगी सोचो कुछ। वो ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि देना है। ये कोई ऐसे देख सकता है नहीं नहीं ये तो मैं नहीं दूंगा, आप मुझे भली मार लें, ये तो मैंने अपने फ्यूचर के लिए रखा। जब मार लें तो फ्यूचर कौन सा फिर? तो कहते हैं ना कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। ये जो है ना, जान आप तब देंगे जब इज्जत पे हर्फ आए, बाकी जब माल पे हर्फ आए तो दे दो, ये दोबारा आ जाएगा ना, आ जाएगा दोबारा। तो इसमें इसको कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो इसका मकसद ये है कि ऑन्कोटिक प्रेशर को कम होने के 2 मेजर डिजीजेस हुए। नंबर 1 लिवर सिरोसिस, नंबर 2 नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल डिजीजेस लीडिंग टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ऐसे नहीं कोई भी रीनल डिजीज जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा हो, सब में नहीं होता है प्रोटीन लॉस, और प्रोटीन लॉस भी कितना हो रहा हो 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो उसमें भी ये हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। उसमें भी स्टर्लिंग फोर्सेस किसके हक में होंगे? फ्लूइड को बाहर देने के हक में। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, वजह क्या? हार्ट फेलियर। तो 3 चीजें तो आप हमेशा याद रखें, हार्ट फेलियर ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और रीनल फेलियर, रीनल डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड लिवर सिरोसिस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? एल्ब्यूमिन नहीं। कुछ लोग, बेटा बात नहीं करो, कुछ लोग जिनका सिंथेसिस नहीं होता है उनमें हो जाती है ऑन्कोटिक प्रेशर लो, ठीक है। कुछ लोग जो लूज करते हैं लॉस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी ठीक है। कुछ लोगों में दोनों नहीं है, फिर भी उनके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर, फिर भी उनका एल्ब्यूमिन कम है। अब क्या वजह है? ना लॉस ज्यादा हो रहा है, कोई मसला नहीं, किडनी भी ओके है, लिवर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एल्ब्यूमिन मैंने देखा कि डाउन है, अब क्या वजह है? क्या वजह हो सकती है? फिर भी एल्ब्यूमिन कम, क्या क्या ज्यादा होगी? नहीं, हाइड्रोस्टेटिक का मसला ही नहीं है ना, मसला मैं एंकोटिक का एल्ब्यूमिन की बात कर रहा हूं। एल्ब्यूमिन देख रहा हूं कम है, लिवर भी ओके है, रीनल फंक्शन टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके। अब एल्ब्यूमिन क्यों कम, एडिमा क्यों है, अब क्या वजह है? एल्ब्यूमिन क्यों कम है? सीरम एल्ब्यूमिन देख रहा हूं डाउन है, वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि ये जो लिवर बना रहा था, क्या हवा से बना रहा था? क्या एल्ब्यूमिन कहां से बना रहा था? अमाइनो एसिड जोड़ जोड़ के। और अमाइनो एसिड उसको कहां से मिल रहे थे? ये जो शुगर मिलें होती हैं, क्या हवा से चीनी बनाती हैं कि गन्ना आता है तो चीनी बनाती है? तो इस लिवर के पास अमाइनो एसिड्स आते होंगे तो वो रिसाइकिल करके, उनको रीअसेंबल करके अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाता होगा ना। तो एल्ब्यूमिन ऐसे हवा से तो नहीं बनते होंगे। ये लिवर के पास अमाइनो एसिड्स किधर से आते हैं? बाहर से आते हैं। ये गन्ना शुगर मिल वाले क्या फैक्ट्री के अंदर उगाते हैं कि वो खेतों में उगता है? तो ये जो अमाइनो एसिड तुम लिवर की तरफ भेज रहे हो, ये दरअसल बाहर से भेज रहे हो। क्या अमाइनो एसिड खा के, क्या प्रोटीन खा के? तुम प्रोटीन खाओगे, उसके पास अमाइनो एसिड पहुंचेंगे। कैसे? रास्ते में वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। और आपको पता है प्रोटीन खुद एब्जॉर्ब तो नहीं होते, रास्ते में क्या हो जाते हैं? वो जो मैंने बताया तस्बीह नहीं होती एब्जॉर्ब, उसके दाने एब्जॉर्ब होते हैं। वो दाने क्या हैं? अमाइनो एसिड। इन्हीं को तस्बीह को दानों में तकसीम करना, माने प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तकसीम करना, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में करना, इसको डाइजेशन कहते हैं। और ये डाइजेशन कहाँ होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। और आखिर में क्या बन जाता है? एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड। और वो ब्लड में जाके वो लिवर में पहुंच जाते हैं, और लिवर उनको रीअसेंबल करके क्या बनाता है? एल्ब्यूमिन। और बहुत सारी चीजें, एल्ब्यूमिन भी। इसका मकसद यह है कि एल्ब्यूमिन तुम्हारा क्यों कम है? लिवर में कोई मसला नहीं है, शुगर मिल तो काम कर रही है, तुम गन्ना नहीं पहुंचा रहे हो। माने इसका मकसद है कि तुम बाय माउथ प्रोटीन ले ही नहीं रहे हो। यानी क्या कर रहे हो? अंडर न्यूट्रिशन है क्या माल न्यूट्रिशन है? अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकती है, स्टारवेशन। आपने देखा होगा स्टारवेशन, जो बंदा खाए ही ना, या खाए तो सही लेकिन डाइट में प्रोटीन ना हो, उसके हो मोटा, लेकिन पता चला कि एसाइटिस है, एडिमा है। क्यों? प्रोटीन नहीं है खाने में। चॉकलेट तो, पेप्सी तो, फलां तो, ये तो, पोटैटो, प्रोटीन है ही नहीं डाइट में। तो इस बंदे को क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन्स बनेगी नहीं। कुछ तो इस किस्म का खाना खा रहे हैं, कुछ को तो खाना अवेलेबल ही नहीं है। स्टारवेशन, भूख। या आपने देखे ना, ये सूडान और सोमालिया के बच्चे आपने देखे होंगे कैसे होते हैं, अंडरवेट। इतने तो उनके बाजू होते हैं, लेकिन आपने देखा कि पेट फूला हुआ होता है। ये क्या है? ये एडिमा। किस वजह से? ये एसाइटिस किस वजह से हुई है? ऑन्कोटिक लेस। क्यों? क्या किडनी की डिजीज है? क्या इनको लिवर की डिजीज है? या स्टारवेशन है, भूख है? तो भूख है वहां पर। जैसे फेमिन होती है, या ड्राउट होता है, फेमिन या सूखा होता है, फसलें नहीं हो रही होती हैं, खुश्क साली होती है, तो आप देखा होगा फूड नहीं होता है। फूड नहीं होने की वजह से उनको हो जाती है, अंडर न्यूट्रिशन की वजह से प्रोटीन नहीं हो रही। तो तीसरी चीज़ होगी क्या? स्टारवेशन। ये कम मिलेंगे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग उस खित्ते में रहते हैं, हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं। हमारे इलाकों के बीचों बीच इंडस रिवर गुजर रही है, और जहाँ इंडस रिवर गुजर रही होगी उसके किनारों पे बैठे हुए लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। गुर्बत होगी उनके अंदर, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे कभी भी। आपने देखा कि यहाँ से देहातों से जब कोई फ्लड वगैरह आ जाती हैं तो देहातों से लोग आते हैं इधर शिफ्ट होने के लिए। साथ में जब गाड़ियों से आते हैं तो उनके पास अनाज की बोरियां होती हैं, जो 1 साल का अनाज वो अपने यहाँ प्रिजर्व कर रखते हैं। तो वहाँ से शिफ्ट होते हैं तो वो लेके आते हैं। यकीन करें, मैंने उनको देखा 6-6 महीने यहाँ रहते हैं, जब वापस जाते हैं वो सेम बोरियां वापस लेके जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर फूड अवेलेबल हो जाता है। हर आदमी के पास फूड इतना है कि ये इन सबको फूड खिलाते रहते हैं। 6 महीनों में जितनी बोरियां लेके आए थे उतनी बोरियां वापस लेके जाते हैं, यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ उनको खाना इतना मिल जाता है। वो कहते हैं ना कि इन लोगों ने रिसर्च की थी कि यहाँ इनकलाब क्यों नहीं आते हैं, इतनी ज्यादतियां हैं, इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना एजुकेशन है, यहाँ क्यों नहीं आता है इनकलाब? इसलिए नहीं आता है, यहाँ लोगों को भूख नहीं है, खाना मिल जाता है उनको। इज्जत भले ना मिले इनको, 2 वक्त का खाना मिल जाता है। कभी सैलानी खिला देगा, कभी अब सैलानी का खाना देखे ना आप, मेरा दिल कहता है कि मैं चलो 100 रुपया इनको डोनेट करके जाते हुए खाना यहीं से खा के जाऊँ। मतलब उनके खाने इतने अच्छे होते हैं।
गिद्धू हॉस्पिटल के तकरीबन 500 लोगों को जब पता चला कि नाश्ते का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, सैलानी वालों ने बोला हम दे देंगे उनको। सुबह का खाना 500 लोगों को सैलानी वाले प्रोवाइड करते हैं। और मुझे वहाँ, मेरी वाइफ मेडिकल ऑफिसर है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि सुबह का आप खाना देखें तो आप भी यहाँ करने आ जाएं। वो जो बेचारे मेंटल असाइलम में मौजूद है ना, उनको सुबह का खाना आप देखें ना, तो सैलानी वाले इतना ज़बरदस्त उनको खाना सुबह को वो नाश्ता उनको 500 लोगों को पता नहीं 3-4 साल से दे रहे हैं। मतलब फूड इतना है यहाँ पर, क्योंकि जो इंडस रिवर है ना हमारी, ये इंडस रिवर है, ये तो अल्लाह की तरफ से, ये पाकिस्तान जो है ना, ये मतलब अजीब किस्म के, इसमें 3 अजीब चीज़ें हैं। एक हमारे पास समंदर का किनारा है सैकड़ों मीलों पे, जिसकी वजह से आज हम बचे हुए हैं, वरना हमारे इकानमी का तो बड़ा गर्क। और दूसरा है इंडस रिवर गुजर रही है। और तीसरा जो है ना, वो पाकिस्तान ऐसे सीधा नहीं है, ये पाकिस्तान ऐसे सीढ़ी की तरह ऐसे, इसका जो एक शहर है वो कराची है आखिरी शहर, और पहला शहर जो वो लद्दाख और ये गिलगित बल्तिस्तान, इन दोनों के हाइट में 10,000 फीट का फ़र्क है, ऐसे कहीं है ही नहीं। और वहाँ से पानी आता है, और जो ऐसे पानी आता होगा तो क्या स्पीड होगी पानी की। और इस स्पीड, ये स्पीड अल्लाह की तरफ से एक यूँ समझ लो कि तोहफा है, इस पानी की स्पीड। एक तो पानी, दूसरा स्पीड। इस चलते हुए पानी के आगे कोई मशीन रख दें, बस वो मशीन को ऐसे घुमाएगा और बिजली पैदा कर देगा। यानी डैम बना दें और उस पर बिजली पैदा कर, मुफ्त में बिजली, पूरी आप आधी दुनिया को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। लेकिन ये बदबख्त बनाते नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि इससे बनाएंगे तो फिर पेट्रोल कौन खरीदेगा उनका। यहाँ खांचे फिट करेंगे अपने, ज़ाहिर है फिर अपनी दिहाड़ियाँ कैसे लगाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है हवा। उधर से समंदर, इधर हमारा रेगिस्तान, समंदर के किनारे से रेगिस्तान तक इतनी तेज़ हवा चलती है कि उसके बीच में सिर्फ टरबाइन लगा दो, बस वो जो टरबाइन घूमेगा वो कहते हैं कि 4 पाकिस्तानों को फ्री बिजली प्रोवाइड कर सकता है। अब आप देखें, अब इनको होश आया है। अब देखें, आप जाके M9 पे आप जाके देखें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं ये अब बिजली का बिल दे नहीं पा रही हैं, उन लोगों ने विंड टरबाइन लगाना शुरू कर दिए हैं। अब आप देखें, लकी सीमेंट वालों ने वो विंड टरबाइन 6-7 लगाए हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं कि ये पूरी इतनी बड़ी फैक्ट्री की आधी से ज़्यादा बिजली की ज़रूरियात ये पूरी करेगा। ऐसे 4 और लगा दें तो पूरी बिजली, यूँ समझ लो कि हर महीने में कोई 4-6 करोड़ रुपए की बिजली सिर्फ ये पैदा करके दे देंगे इनको। तो इतनी मतलब ये पाकिस्तान में पोटेंशियल है। और हमारे नौजवान देखें, इतने ज़हीन हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप अपने पोटेंशियल को हल्का न लें। ये आधी दुनिया हमारे एशिया के लोग चला रहे हैं पूरा। आप देखें ना, आईटी की पूरी इंडस्ट्री जो इंडियंस चला रहे हैं, सारी इंडियंस चला रहे हैं। ये इंडियंस कौन से? ये साउथ के, चेन्नई वाले, ये सारे जो मद्रास और इसके वाले हैं, ये सारे जितने गूगल के, ये देखें सारे CEO जो ना ये इनके हैं इंडियंस। इंडियन ये नहीं बॉम्बे वाले, ये बॉम्बे वाले जो ना ये सारे बॉलीवुड टाइप है। ये ऐसे गाने वाने, ये नाच वाना, वो उधर जो साउथ वाले, ये मद्रासी और ये जो काले, ये जो रजनीकांत स्टाइल जो है ना, ये वाले, ये ज़हीन है बहुत। ये आपने देखा होगा वहाँ का जो ये एक बहुत बड़ा एक ट्यूशन सॉफ्टवेयर है उनका, बायजूस। ये बायजूस जो है ना, ये तकरीबन वो पाकिस्तान के बहुत सारे एसेट से ज़्यादा है। मतलब इतना उसके तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 8-10 करोड़ तो उसके सिर्फ सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से वो 2 करोड़ तो पेड हैं सिर्फ। वो कहते हैं पहली जमात से लेके इंटर तक, पता नहीं उससे आगे USMLE पता नहीं क्या क्या, इन सब की इनके सॉफ्टवेयर ट्यूशन हैं इनके। 2 करोड़ के उनके सब्सक्राइबर हैं। ये सारे कौन हैं? ये साउथ इंडियंस हैं। अब तो फिल्में भी बना रहे हैं। अब तो फिल्में तो पहले भी बनाते थे, लेकिन फिल्में कोई पहले देखता नहीं था। अब जो कामयाब फिल्में आ रही हैं जो सब, वो सारे साउथ इंडियंस, सारी साउथ इंडियंस। ये आपको पता है कि साउथ इंडियंस में एजुकेशन का जो कल्चर है ना, वो नॉर्थ इंडियन से क्यों ज़्यादा है? नॉर्थ इंडियन जो है ना, नॉर्थ इंडियन है जो पाकिस्तान से मिलता है। हम नॉर्थ की तरफ रहते हैं, वो साउथ उस तरफ है जहाँ मद्रास और ये जो बेंगलोर और ये साउथ है। आज से काफ़ी 20-25 साल पहले मेरा एक दोस्त हिंदू था, वो गया था अपने अंकल से वहाँ उधर मिलने के लिए। तो वो मुझे बता रहा था कि मैंने बेंगलोर में जब गया तब चेन्नई को मद्रास कहते थे। तब वो मद्रास में जब मैं गया तो उधर गधा गाड़ी वाला भी कैलकुलेटर पे जो है ना वो कर रहा था। अभी वो सब्जी वाली भी QR पे जो है ना वो करती है। वो एजुकेशन का लेवल ये है।
इंग्लिश जो है वो अनपढ़ भी बोलता है वहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश का बड़ा कल्चर है उधर। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि इंग्लिश बोलना उसका बड़ा पुराना एक ट्रेडिशन है साउथ में। वजह उसकी क्या थी, क्योंकि इंडिया को अंग्रेज़ों ने जब फतह किया था तो अंग्रेज़ आए थे समंदर की तरफ वहाँ से। तो पहले जो इन्वेड किया था ना अंग्रेज़ों ने, वो कहाँ से किया था? साउथ से। और साउथ पे जो उन्होंने सिराजुद्दौला को जो शिकस्त दी थी वो थी 1757 में प्लासी की वार। तो 1757 में 1757 में एक्चुअली इंडिया नॉर्थ से जो है ना उस पर कब्जा किया गया, और पाकिस्तान यहां से जो अंग्रेजों ने कब्जा किया ना वो किया आज़ादी जंग के बाद, वो था 1857 में। फर्क हुआ कितना? 100 साल का। अंग्रेजों ने हमें फतह किया है 1857 में, साउथ को किया है उन्होंने 1757 में। 100 साल की हिस्ट्री है उनकी एजुकेशन की हमसे ऊपर। और अंग्रेजों ने वहां पर तालीम आम कर दी, तो वहां उन्होंने एजुकेशन पहले हासिल की। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। हमसे नहीं, अपने नॉर्थ इंडियन वालों से भी, यानी बॉम्बे वाले जो ना आपको बड़े ऐसे बाल वाल, ये वो शाहरुख टाइप ऐसे बिल्कुल ऐसे, मतलब ऐसे जाली किस्म के, वो जेन्युइन आप देखेंगे वहां पर। आपको वहाँ का एक्टर भी आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई सुई पर घूम रहा है किसी, वो जेन्युइन है, जैसे हैं वैसे हैं। आप जाके देखें गूगल का CEO देखें, आपको लगेगा कि ये कोई पता नहीं कोई पियोन वियोन है कोई, लेकिन वो जेन्युइन, उनके जेन्युइन टैलेंट है। और ये यहाँ पर है। इसलिए मुझे किसी ने बोला कि इंडिया जो आज़ाद हुआ है ना, आज़ाद जिसको हम बोल रहे हैं, हम भी आज़ाद हुए हैं। इंडिया आज़ाद हुआ है 1947 में। आप सर 1947 में तो हम भी आज़ाद हुए थे। आपको बोला गया है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद होंगे 100 साल बाद, इंडिया के बाद, क्योंकि हम एजुकेशन में उनसे, साउथ वालों से 100 साल देर से हैं। तो पाकिस्तान जो सही तरीके से आज़ाद होगा वो 2047 में आज़ाद होगा, 1947 में नहीं। 1947 में एक आपको बोला गया कि आप आज़ाद है। जो रियल आज़ादी होगी ना आपकी, वो होगी 2047 में, 100 साल बाद। तो इस तरीके से होगा, बिकॉज वी आर एक्चुअली 100 years डिफरेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। अब यहां पर मैंने बताया ये 4 फोर्सेस, इस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं बुक में। इन चारों को अलग डिस्कस किया है, क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो चैप्टर है उसमें 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां पर। नंबर 1 पोटेशियम होम्योस्टेसिस, नंबर 2 सोडियम होम्योस्टेसिस, नंबर 3 हाइपरवॉल्यूमिया एंड हाइपोवॉल्यूमिया, नंबर 4 एसिड बेस बैलेंस, एंड नंबर 5 स्टार्लिंग फोर्सेस। ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है, जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, और वो मैंने अपने नोट्स की किताब में दिया हुआ है। और हर टॉपिक के पीछे उसके 30-40 MCQ की प्रैक्टिस भी दी हुई है, सबके अंदर, हर टॉपिक के पीछे, ताकि आप उसको पढ़ें। अभी से आपको टाइम मिल जाए, फ़ौरन पढ़ें, जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सॉल्व करवाएं और इसको अच्छे तरीके से करें। कम से कम 60-70% ग्रिप में आ जाए आपके, ताकि आपका पेपर पास हो जाए अच्छे तरीके से। और जो और अच्छा पढ़ेगा उसके और अच्छे नंबर आएंगे। तो एक मैंने पूरा सिलेबस, सारे आपके सिलेबस से पूरा मिला के हमने कोई 80-90 पेजेस की जो है ना वो बुक बनाई हुई है, और उसमें मैंने डायग्राम्स वगैरह भी डाले हुए हैं, ये वो करके इसको ईजी बनाया हुआ है यहाँ पर। तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, जो डिफ़िकल्टीज़ है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टाइम दें अपने आप को। ये नहीं है कि आखिर में जाके, अब कुछ बुकलेट्स कुछ स्टूडेंट्स ने उनके 4 दिन बाद एग्जाम में, कल जाके उन्होंने परचेज़ किया। मैंने कहा 3 दिन में तुम क्या 100 पेजेस पढ़ोगे, इससे बेटर है कि ना करो, इसको फिर आगे सप्ली में करना जाके, क्योंकि अभी टाइम मिलेगा उधर जाके, अब नहीं मिलेगा। 4 दिन में क्या करोगे? 4 दिन में 100 पेजेस कोई नहीं पढ़ सकता। तो टाइम मिलेगा इसमें, और मैंने कोशिश यही की कि पिछले 5-6 दिनों में बैठ के मैंने ये 100 पेजेस लिखे हैं, कंपोज किए हैं लड़के ने, और अच्छी बना दी है बुकलेट, और काम आ जाएगी आपके। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर जैसे भी। थैंक यू वेरी मच। इधर कितने प्रेशर के साथ ये बाहर जा रहा था? 5 के साथ बाहर जाने में। अगर बाहर प्रेशर अगर पॉजिटिव में होता 3, अगर +3, तो फिर ये फ्लूइड बाहर निकलने की जो स्पीड है वो कितनी होती? 5 के 2। क्यों? क्योंकि बाहर जो 3 प्रेशर है वो निकलते हुए वाटर को क्या करेगा? रोकेगा। कितनी फोर्स से? 3 के फोर्स से। निकल रहा था कितने फोर्स से? 5 से। रुकेगा किससे? 3 से। अगर 3 से रुकेगा
तो इसका मकसद ये है कि ये टोटल नेट फोर्स कितना होगा, 2 का फोर्स होगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर ये मैंने कितना बताया आपको, हाइड्रोस्टैटिक कितना बताया, ये 5 है, अंदर से मैंने हाइड्रोस्टैटिक बताया कितना, 3 बोला ना मैंने, अगर हाइड्रोस्टैटिक 3 है तो। लेकिन अगर ये हाइड्रोस्टैटिक 2 होता तो 5 के फोर्स से निकल रहा है, 2 के फोर्स से ये रोक रहा है, नेट फोर्स 3। अगर ये 1 है तो नेट फोर्स 4। अगर ये 0 है तो नेट फोर्स 5 से निकल रहा है, बाहर से कोई रोक नहीं रहा है, तो 5 से ही निकलेगा। अगर ये -1 है तो -1 है तो इसका मतलब है कि ये खींच रहा है, माइनस की तरफ है, माने 5 से निकल रहा है, 1 और भी खींचने का फोर्स लगा रहा है इसको, माने 6। और अगर ये -2 है तो 7। तो इसका मकसद ये हुआ कि बाहर इत्तेफाक से हमारा इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसके अंदर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो नेगेटिव है। आप बोले नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बाहर आता हुआ जो वाटर है इसको ये लिम्फेटिक्स जो हैं ये इसको साफ करती रहती है, इसको रुकने नहीं देती, तो बाहर का प्रेशर वैक्यूम जैसा हो जाता है। वैक्यूम जैसे वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है ना चीज़ों को, तो ये बाहर इट्स लाइक वैक्यूम बिकॉज इट्स ऑलवेज बीइंग कैरिड अवे बाय लिम्फेटिक्स। तो जहां जो फ्लूइड इंटरस्टिशियम में है उसको हमेशा साफ करती रहती हैं कौन? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो फ्लूइड को साफ करती रहती हैं, तो बाहर जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टैटिक होगा, पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव में क्रिएट हो जाएगा। और नेगेटिव जो है वो इन वेसल से आते हुए फ्लूइड को रोकेगा कि और आने देगा, और आने देगा। अंदर प्रेशर था कितना बाहर निकलने वाला, 5, और अब ये माइनस भी तुम्हें काम में आ जाएगा, फ्लूइड और निकलेगा, और फ्लूइड जब बाहर निकलेगा तो इंटरस्टिशियम में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मकसद है कि फोर्सेस कितने इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो चलो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो माइनस में होने की वजह से और खींचा इसको, और बाहर ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करेगा? जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है वो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करेगा? बाहर और खींचेगा इसको। वो अगर प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हो आपके प्रोटीन्स का, ऑन्कोटिक प्रेशर हो +1, तो अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा? वेसल में अंदर बैठे हुए हो, बाहर पुश हो रहा है कितने से? 5 से। बाहर हो तुम तो और खींच ले रहा है कौन? माइनस वाला प्रेशर, तो 7 से। और ये ऑन्कोटिक जो है जो और खींच रहा है तो 1 और, तो इसका मकसद ये है कि 8 से। लेकिन ये जो प्रेशर है ये यहां 0 होता है। क्यों? फिर 7 आ गया। क्यों ये 0 क्यों है यहां पर? किस वजह से होता है ये ऑन्कोटिक प्रेशर? कौन डेवलप कराता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। वो प्लाज्मा प्रोटीन्स डेवलप कराती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होती हैं कि प्लाज्मा में होती हैं? आप सर वो फ्लूइड जो बाहर आया था उसके साथ आ जाती होंगी ना, फ्लूइड जो बाहर आया था उसके साथ वाटर आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आएंगी, वो इतनी बड़ी होती हैं कि इसके छोटे छोटे सुराखों से निकल नहीं सकती। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट इन योर इंटरस्टिशियम, तो वहां इंटरस्टिशियम में वो नहीं होंगी, तो ऑन्कोटिक प्रेशर उधर कितना होगा? 0। तो इसका मकसद है कि वाटर को खींचने का प्रेशर ये डेवलप नहीं करेगा, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बाहर निकालने के लिए इंटरस्टिशियम का। तो टोटल प्रेशर जिससे वाटर बाहर निकला है वो कितना है? 7 के करीब है। और ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा, चले शुक्र है ये बाहर आ गया ऐसे। किस एंड ऑफ कैपिलरी से? ये जो ये 4 फोर्सेस इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं ना, इन चारों फोर्सेस को मिला के हम कहते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। अगर आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है ओवरऑल बॉडी में, उसकी क्या वजह होती होगी? वॉल्यूम ज्यादा, या तो वॉल्यूम ज्यादा या ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन। सीधा बोलो कि हाइपरटेंशन। क्या होगा? हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होगी। या फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखें कि अगर हाइपरटेंशन हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल हार्ट है आपका, पंप कर रहा है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट दो हिस्से हैं आपके पता। लेफ्ट हार्ट पंप कर रहा है, वेंट्रिकल पंप कर रहा है, लेकिन सफिशिएंट पंप नहीं है, पंप एफिशिएंट नहीं है। वीनस रिटर्न आ रहा है,
वेंट्रिकल पुश नहीं कर रहा है सही, वासा वाले पानी दे रहे हैं, तुम्हारा पंप उठा नहीं रहा है। तो गड़बड़ वासा वालों की है कि पंप की है? तो पंप एफिशिएंट नहीं है आपका। किस साइड का पंप? हम समझ रहे हैं कि राइट साइड का। कौन नहीं कर रहा है? वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा है। अगर वेंट्रिकल पंप नहीं करेगा तो वेंट्रिकल में आता हुआ ब्लड लंग्स की तरफ क्विकली पुश होगा या स्लोली जाएगा? और जब स्लोली जाएगा तो क्या बॉडी उसको स्लोली भेजेगी कि बॉडी अपनी स्पीड से भेजेगी? वासा वाले कम पानी भेजेंगे, नहीं आपका पंप सही नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा कम पानी देता हूं, वो तो देंगे पानी। तो इसका मकसद है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड उतना ही आ रहा होगा। क्या जा उतना रहा होगा? क्या क्यों नहीं जा रहा है? वेंट्रिकल्स आर नॉट एफिशिएंटली पंपिंग। अगर वो पंप नहीं कर रहा है तो तुम उस डिजीज का नाम डालोगे हार्ट फेलियर। क्या बोलते हो? किस साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है? लेफ्ट का कि इस वक्त राइट का है? तो राइट हार्ट फेलियर। इसका असर किस पे पड़ेगा? ब्लड आगे नहीं जाएगा। किसका? वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल का सिर्फ आगे नहीं जाएगा कि एट्रिया में रुकेगा? तो एट्रिया ऐसे रहेंगे कि थोड़े एक्सपेंड होंगे? क्या सिर्फ एट्रिया में रुकेगा कि सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में भी रुकेगा? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा वैसे ही रहेंगी या वो भी थोड़ी एक्सपेंड करेंगी? सिर्फ सुपीरियर वेना केवा कि उसकी ब्रांच, उसकी ट्राइब्यूटरीज भी, आगे से उनकी कैपिलरीज भी। जब तुम कैपिलरीज पे नजर डालोगे तो वो वैसी होंगी कि वो डायलेटेड होंगी। अगर डायलेटेड होंगी तो क्यों डायलेट हुई हैं? क्योंकि उसमें फ्लूइड ज्यादा रुका हुआ है। अगर फ्लूइड ज्यादा रुका हुआ है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो वो जो 30 तुम कह रहे थे, 30 की जगह पर 35 हो जाएगा। क्या फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या ऑन्कोटिक प्रेशर क्या कम होगा? क्या नहीं, ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों कम होगा? उसकी तो प्लाज्मा प्रोटीन सफिशिएंट है। लेकिन क्या बढ़ गया? तो जो नेट फिल्ट्रेशन होगा क्या 5 होगा कि 10 होगा? तो फ्लूइड उसी स्पीड से बाहर निकलेगा कि अब ज्यादा निकलेगा? वो ज्यादा निकलेगा तो किधर आएगा? इंटरस्टिशियम में। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा तो कैपिलरियां क्या उस तेजी से साफ करेंगी उसको कि उस तेजी से साफ नहीं कर पाएंगी? तो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आम सा होगा कि ज्यादा होगा? तो हमको बोलेंगे कि एडिमा हो गया। क्या बोलेंगे? ये एडिमा किस वजह से हुआ है? क्या ऑन्कोटिक की वजह से कि हाइड्रोस्टैटिक के बढ़ने की वजह से? क्या हाइड्रोस्टैटिक इस वजह से बढ़ा है कि तुमने फ्लूइड ज्यादा दिया है कि फ्लूइड आगे सर्कुलेट नहीं कर रहा है? किस वजह से? हार्ट फेलियर की वजह से। आप देखें आपके जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, क्या वो किस जगह फ्लूइड बढ़ेगा? नीचे ज्यादा बैठेगा फ्लूइड। तो कहां? एंकल एडिमा। एक पांव में कि दोनों में? एक में कि दोनों में? ये सोच रहे हो? भाई जाहिर है दोनों में, क्योंकि एक पांव में क्यों? एक पांव में कोई गड़बड़ है क्या? ये तो पूरे बॉडी में गड़बड़ है। फिर मामला आगे चला तो सिर्फ लेग्स में होगी, पांव में होगी कि फ्री कैविटीज में भी पानी आ जाएगा? तो पेट में भी पानी आ जाएगा, असाइटिस भी हो सकती है। असाइटिस, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा? एडिमा होगी। किसकी? एंकल एडिमा।